हेलो दोस्तों। चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए जो मैथमेटिक्स है उसके मॉडल पेपर को लेकर के बात कर रहे थे। एक बार हम लोग सिलेबस को कंप्लीट भी कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने टॉपिक वाइज आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे के सारे सोल्व करवाए हैं। और अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं और तकरीबन 15 से 20 मॉडल पेपर हम मैथमेटिक्स के देखने वाले हैं। और ये सारे के सारे मॉडल पेपर के अंदर जितने भी हमने क्वेश्चन उठाए ये सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप बहुत ढंग से समझिए और बहुत ढंग से सोल्व करिए। यदि आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो पिछली क्लासों को जरूर देखिए, क्योंकि अब हम चीज़ों को डायरेक्ट यूज करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लासों के अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के बात की है। क्लास यदि आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। क्लास यदि पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इन क्लासों का फायदा ले सकें। तो दोस्तों करें आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास का है, टोटल 15 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही तो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आएंगे मैथमेटिक्स के। तो 15 क्वेश्चन को लेकर के ही बात करेंगे। ठीक है, सारे मॉडल पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक भिन्न के अंश को 400% और हर को 500% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 10/21 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? मान लो कि जो मूल भिन्न है वो क्या है, अपनी x/y है। और कोई संख्या तो अपने आप में 100% होती है। उसने क्या कहा, अंश को 400% बढ़ा दिया। अरे 100 तो पहले था, 400 बढ़ा दिया तो 500 हो गया। यानी कि अंश कितना हो गया, 500x हो गया। अपोर में 100 आएगा, है ना। 100 को नहीं लिखेंगे, बताऊंगा मैं क्यों नहीं लिखेंगे। ये चीजें सारी बताई हुई है मेरी। और हर को 500% बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया, 600y हो गया। तो ऊपर कितना आता, 500x/100 आता, नीचे कितना आता, 600y/100 आता। 100 से 100 कट जाता तो उसको लिखने की क्या जरूरत है, नहीं लिखेंगे। बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है, 10/21 हो जाती है, ऐसा उसने कहा है। तो मूल भिन्न क्या है, यानी कि x/y की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं वैल्यू। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, 5 से 2 पर कट गया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी कि x/y की वैल्यू कितनी आएगी जी, यहाँ से 4/7। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। देखिए, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है तथा वह 6 अंक से लुढ़क जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा व्यक्ति जो 30% अंक प्राप्त करता है वह उत्तीर्ण अंक से 6 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने वाला अंक कितना है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस प्रकार का सवाल। देखो, उत्तीर्ण अंक पूछा है यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स वाली चीज पूछी है। मिनिमम पासिंग मार्क्स। अब उसने क्या कहा है, जो बंदा फेल हुआ है वह 20% अंक प्राप्त करता है तथा वह 6 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 6 नंबर कम लेकर आता है। यही तो बात है, तभी तो फेल हुआ है। 6 नंबर कम लाया। अच्छा, परसेंटेज में कितना परसेंट लाया, 20% लाया। दूसरा व्यक्ति जो 30% अंक प्राप्त करता है वह उत्तीर्ण अंक से 6 अंक ज्यादा लेकर आता है, इससे 6 नंबर ज्यादा लेकर आया है। परसेंटेज में कितना लाया, 30%। फेल होने वाला मिनिमम पासिंग मार्क्स से 6 नंबर कम लाता है, परसेंटेज में 20% लाता है। पास होने वाला 6 नंबर ज्यादा लाता है, परसेंटेज में 30% लाता है। अच्छा, इनके परसेंटेज के बीच में गैप कितने का है, तो आप कहोगे कि 10% का है। तो नंबर के बीच में कितने का गैप है, 12 का गैप है, यानी कि 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर, 12/10 के बराबर। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि पेपर कितने नंबर का है। तो टोटल 100% की वैल्यू 100% का ही होता है कोई पेपर। तो 1% की वैल्यू 12/10 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया, 120, यानी कि 120 नंबर का तो वो पेपर है। उत्तीर्ण होने वाला अंक पूछा है तो 120 में से 20% ये बंदा लाया है।
तो 120 का 20% निकालो, कितना आएगा? 24 आएगा। अपने को यहाँ पर पहुंचना है, लेकिन हम तो 6 पीछे चल रहे हैं ना, 24 में 6 जोड़ो तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो टोटल कितना आएगा? 30 आएगा। यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं जी? 30 है। ऑप्शन नंबर थर्ड। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। 120 का 30% बोलो, कितना आएगा? 36 आएगा। लेकिन हम लोग तो इस मिनिमम पासिंग मार्क्स से 6 नंबर ज्यादा चल रहे हैं, तो 36 में से 6 पीछे चलेंगे तो बताओ मिनिमम पासिंग मार्क्स पर पहुंचेंगे। तो 36 में से 6 को माइनस करो, कहां पर पहुंचोगे? 30 के ऊपर। यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, उत्तीर्ण अंक कितना है? 30। ठीक है ना? चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, आंसर तो सेम ही आएगा। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। ये देखो, एक व्यक्ति निश्चित मात्रा में 1 रुपए में 3 की दर से सेब खरीदता है। उतनी ही संख्या में वह 1 रुपए में 4 की दर से और खरीदता है। उन्हें मिलाकर वह 1 रुपए में 3 की दर से बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो जब मैंने इस टाइप के सवाल करवाए थे, तो जो पहला क्वेश्चन करवाया था तो उसमें मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था और वहां पर मैंने बताया था तीर चलाओ लेकिन क्वांटिटी की तरफ से चलाओ। भाई देखो, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके पिछली क्लासों को देखिए, ताकि ये चीजें आपके समझ में आए। तो वहां पर मैंने एक चीज कही थी कि ये जो तीर चलाओ वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप उसी केस में अप्लाई करना जब जब क्वेश्चन काफी सिंपल हो। सिंपल का मतलब है कि कोई चीज घुमाई हुई नहीं है, डायरेक्ट अपनी तीर चलाओ वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। यहाँ पर तो तीर चलाओ वाला कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा। तो वहां पर मैंने एक आपको क्यू और आर करके भी एक चीज बताई थी। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी अपने को। उस क्वेश्चन को भी मैंने आपको दो तरीके से बताया था, और मैंने कहा था कि जो दूसरा वाला तरीका है, जो क्यूआर वाला तरीका है, वो आपको 100% ध्यान में रखना है। क्वेश्चन के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ करेगा तो ये तीर चलाओ वाला तरीका काम नहीं आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्यूआर वाला तरीका ही लगाएंगे, क्योंकि तीर चलाओ तो काम नहीं करेगा। चलो, तो एक तरफ तो लिखो क्यू, एक तरफ लिखो आर। यहां पर बात करेंगे सीपी की। उसने क्या कहा है? एक व्यक्ति निश्चित, अच्छा क्यू क्या है? क्यू तो है क्वांटिटी। आर क्या है? रुपीज है। रुपीज के नीचे रुपीज लिखेंगे, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी लिखेंगे। निश्चित मात्रा में 1 रुपए में 3 की दर से सेब खरीदता है, यानी कि 1 रुपए में 3 खरीदता है सेब। लिख दिया, रुपए के नीचे रुपए और क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी। ठीक है। उतनी ही संख्या में वह 1 रुपए में 4 की दर से और खरीदता है। उसे और चाहिए थे भाई, तो और खरीदता है। वो 1 रुपए में कितने खरीदता है? 4 खरीदता है। अब खरीद लिया, बेचेगा भी, तो सेलिंग प्राइस की बात करेगा। उन्हें मिलाकर वह 1 रुपए में 3 की दर से बेचता है। चलिए जी, 1 रुपए में 3 की दर से बेचता है। अब एक चीज बताओ, उसने 1 रुपए की 3 क्वांटिटी खरीदी, तो एक क्वांटिटी कितने की खरीदी? 1/3 की खरीदी। इंक चेंज कर लेते हैं हम लोग। 1/3 की खरीदी। अच्छा, 1 रुपए की 4 वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तु कितने की खरीदा होगा? 1/4 की खरीदा होगा। तीन वस्तुओं को तीन वस्तुओं को 1 रुपए का बेचता है, तो बताओ एक वस्तु को कितने का बेचेगा? 1/3 का बेचेगा। अब अपने को ये तो पता होना चाहिए ना कि उसने ओवरऑल वस्तु खरीदी कितनी है। जितनी खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, तभी तो प्रॉफिट और लॉस बता पाओगे, अदरवाइज कैसे बता पाओगे? अब अपने को पहले ये निकालना पड़ेगा कि उसने टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी हैं। और ये निकालने के लिए आप क्या किया करो, ये जो 3 है और ये 4 है, इसका एलसीएम लिया करो। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। यानी कि उसने 12 वस्तुएं खरीदी हैं। पहली बार में 12 वस्तु खरीदी, दूसरी बार में वापस 12 वस्तु खरीदी। यानी टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी? 12 + 12, 24 वस्तुएं खरीदी हैं। तो 24 खरीदी है तो 24 बेचेगा। चलो, 24 बेच रहा है। अब देखो, एक वस्तु 1/3 की खरीद रहा था, तो 12 वस्तु कितने की खरीदेगा? काटो इसको, 4 रुपए की। ये कितना आ जाएगा? 3। ये कितना आ जाएगा? 8। यानी कि वस्तु खरीद कितने की रहा है? 7 रुपए की खरीद रहा है। बेच कितने की रहा है? 8 रुपए की बेच रहा है। 7 में खरीदा, 8 में बेचा, कितना कमाया? 1 कमाया। कितने के ऊपर? 7 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितने की इक्विवेलेंट होता है? 14 सही 2/7% या फिर 14.28% के बराबर होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं कि आप फ्रिक्शन टेबल याद करके चलो।
उससे काफी चीजें फटाफट हो जाती हैं। तो अपॉन में जब भी सेवन आता है तो 14 की टेबल चलती है, बात हो रखी है अपनी। 14 की टेबल आती है तो जब भी 14 डिनोमिनेटर में बैठेगा तो हमेशा 7 की टेबल चलेगी। डिनोमिनेटर में 9 बैठा है तो 11 की टेबल चलेगी, डिनोमिनेटर में 11 बैठा है तो 9 की टेबल चलेगी। ये सारी बात हो रखी है अपनी। तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा जी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखो जी। एक व्यापारी लाभ में प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य के आधार पर तथा एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य के आधार पर करता है। एक तो सीपी बेस्ड है और एक एसबी बेस्ड है। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर करवा रखे हैं, ठीक है। जब उनके विक्रय मूल्य समान हैं तो उनके वास्तविक लाभों का अंतर 85 है तथा दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं। प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? चलिए जी, दो टाइप के सवाल हैं ये। एक तो है सीपी बेस्ड, एक है एसपी बेस्ड। अब उसने क्या कहा है, एक ने तो क्रय मूल्य के आधार पर गणना की है, एक ने विक्रय मूल्य के आधार पर गणना की है, तथा दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं। सबसे पहले सीपी बेस्ड की बात करेंगे। 20% लाभ का दावा कर रहा है, यानी कि 5 में खरीदा है और 6 में बेचा है, 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। ये तो सीपी बेस्ड की बात की। अब एसपी बेस्ड की बात करेंगे। 20% का प्रॉफिट 20% है, इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आएगा? 1/5। अब यहाँ पर ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, क्योंकि अब एसपी बेस्ड की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 1 का कमा रहा है। अच्छा बताओ, 5 का तो 5 तो उसका सेलिंग प्राइस है जिस पर बेचा है, और 1 का फायदा कमाया है। तो बताओ खरीदा कितने का होगा? 4 का खरीदा होगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। और बेचा कितने का है? 5 का बेचा है, ठीक है। कोई डाउट आए तो भाई पिछली क्लासों को जरूर देखिएगा, सारी चीजें वहां पर मैंने खोल खोल करके बताई है, छोटी से छोटी चीज बताई। तो यहाँ पर अब हम लोग बार बार छोटी से छोटी चीजों को लेकर के बात नहीं करेंगे। अब हम लोग चीजों को डायरेक्ट देखेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर है। अब छोटी से छोटी चीज की बात कैसे कर सकते हैं? अब तो डायरेक्ट चीजों को देखना है। देखो, अब उसने क्या कहा है, उनके विक्रय मूल्य क्या है? समान है। लेकिन यहाँ पर तो अपना तो एक तो 6 है, एक 5 है, समान नहीं है। तो समान बनाओ इनको। क्या बना सकते हो? 30 बना सकते हो ना। तो एक को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको किया है तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको 6 से कर दो, इसको करना है तो इसको भी करना पड़ेगा। नाइंसाफी नहीं कर सकते किसी के साथ भी। तो ये कितना है अपने पास? 25। ये कितना आ गया? 6×5 = 30। ये आ गया 24। और ये कितना आ गया? 30 आ गया। अब उसने क्या कहा है, उनके वास्तविक लाभों का अंतर 85 है। लाभों का अंतर दिया है तो जो चीज दी है वही निकालने की कोशिश करो। यहाँ पर लाभ कितने का है जी? 5 का। यहाँ पर लाभ कितने का है? 6 का। उसने लाभों का अंतर की बात की है तो आप भी लाभों का अंतर कैलकुलेट करो। 6 में से 5 को घटाया, लाभों का अंतर है कितने के बराबर? 1 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 85 के बराबर है, ठीक है। पूछा क्या है? तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 30 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? सोल्व करो इसको। 8 से 24 240 और 15 255, यानी कि 2550 आएगा। है कोई ऑप्शन ऐसा? ये रहा जी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा सवाल था ये वाला। ये वाला क्वेश्चन देखो जी। 8 पुरुष तथा 10 लड़के किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, जबकि 6 पुरुष तथा 19 लड़के उसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 5 पुरुष तथा 5 लड़के उसी काम को कितने समय में करेंगे? इस प्रकार के सवाल भी काफी बार पूछे जाते हैं। 8 पुरुष तथा 10 लड़के जो है वो करते हैं जी 15 दिनों में, और 6 पुरुष और 19 लड़के जो हैं वो करते हैं 10 दिनों में। तो 5 मेल और 5 बॉय कितने दिनों में करेंगे, ये उसने पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। और कैपेसिटी इन प्रकार के सवाल में करने का मैंने डायरेक्ट तरीका बता रखा है कि कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो, सबसे पहले इस 15 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आएगा। इस 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आएगा। 120 में से 60 को घटाओ, कितना आएगा? 60 आएगा। तो 60 एम बराबर 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150 आया। 19 को 10 से किया 190 आया। गैप कितने का? 40 का। तो 40 बी।
अब यहां से एम और बी की कैपेसिटी का रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। उस टोटल वर्क में हम लोग इस क्वांटिटी का भाग देंगे, तो टोटल वर्क देखो कितना आएगा। यहाँ पर एम की वैल्यू आप 2 रखो तो 8 दूनी 16, 16 तो इधर से हो गया। बी की वैल्यू 3 रखो, 10 तियां 30, ये हो गया। 16 त्रिक 48, यानी कि 480 इंटू 15, ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। आप चाहो तो इस इक्वेशन में रख करके भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस टोटल वर्क में भाग किसका लगाओगे, इसका। बस एम और बी की जगह पर 2 और 3 को यूज करना है। तो यहाँ पर 2 यूनिट रखा तो 5 दूनी 10 ये हो गया, और 5 दिए 15 ये हो गया, 15 और 10 25, यानी कि 25 ये हो गया। बस इसको सोल्व कर दो आप। 5 दिए 15, 5 25, ये कितना आएगा जी। अब तो इसको 5 से काट दो। सही किया है क्या हम लोगों ने, गलती तो नहीं कर दी कहीं, वापस से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर एम रखा था तो 8 दूनी 16 तो ये आया, और ये अपना आ गया 30, तो 30 और 16 46 आएगा। देखो क्या कर दिया हम लोगों ने, गलती कर दी ना। तो 30 और 16 कितना हो गया जी, 46 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तभी तो टोटल वर्क आएगा अपने पास, अपोन ये नीचे वाला कितना आया था, 15 और 10 25, ये 25 था। अब इसको सोल्व करो आप, 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 25, ऊपर कितना आ जाएगा जी, 4 तिहाई 12, 120, 120 और 6 त्रिक 18, 120 और 18 कितना आ जाएगा जी, ये 138 आ जाएगा। 5 का भाग लगा रहे हो, इसको लिखोगे कैसे आप, 5 दूनी 10, बच गया 3, 5 सत्ते 35, 27 सही 3/5, इतने दिन लगेंगे। है कोई ऑप्शन ऐसा, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में मुंह उठाकर चले आते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो टोटल वर्क निकालने में हो सकता है किसी को कोई डाउट हो, तो टोटल वर्क मैंने कैसे निकाला देखो। यहाँ पर मैंने एम की वैल्यू रख दी, एम की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। मैंने बी की वैल्यू रख दी, तो ये जितनी भी वैल्यू आई, फिर 16 में आपने 30 को जोड़ा। भाई एमडीएच वाले तरीके से तो निकालते हैं टोटल वर्क। तो यहाँ पर 16 और 30 कितना हो गया, 46 हो गया। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वर्क आ गया। एमडीएच वाली चीज लगाइए सिंपल। वही चीज आप चाहो तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, चीज आपको सेम ही मिलेगी, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर देखिए जी। अगला क्वेश्चन ये देखो, कौन से कथन उत्तर देने के लिए आवश्यक है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर का प्रतिशत क्या है। ये अपने को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन कौन से कथन जो हैं वो पर्याप्त हैं। डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, पहले वर्ष में अर्जित ब्याज 10,000 रुपए है। तो साधारण ब्याज की दर निकालनी है, तो हम लोगों ने एसआई के अंदर पढ़ा था, इससे तो आप निकाल लोगे रेट। अब इस प्रकार के सवाल में आप आंसर निकालने के लिए मत बैठ जाना कि आपको आंसर बताना है, आंसर नहीं पूछा उसने। उसने सिंपल सी चीज ये पूछी है कि किस स्टेटमेंट से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो जो पहला स्टेटमेंट है उससे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो, है ना। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट है उससे पहुंच सकते हो क्या, नहीं पहुंच सकते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, नहीं निकाल सकती क्या, देखो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर का प्रतिशत क्या है, राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। पहले 100 थी, 200 हुई, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। कमाया कितना, 100, तो 1 साल में कितना कमाया, 20। तो साफ साफ दिख रहा है ना कि रेट कितनी हो गई, 20% हो गई। निकाल पा रहे हो, लेकिन एग्जाम में मत निकालना। पढ़ते ही पता लग रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट है ये आपको आंसर दे देगा, और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपको आंसर नहीं दे पाएगा। अपने को पता ही नहीं है 10,000 किस मूलधन से आया है, कितने साल में आया है। साल तो खैर कर लोगे आप, लेकिन कहाँ से आया है ये चीज अपने को नहीं पता है। तो जो आपका बे वाला जो स्टेटमेंट है वो आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, किसी धन का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 147 है, जबकि साधारण ब्याज उसी दर पर 3 साल में 210 है, तो दर बताएं। इंपॉर्टेंट है, आते हैं इस प्रकार के सवाल।
स्टार्टिंग में किसकी बात कर रहा है, एसआई की बात कर रहा है, तो 3 सालों की बात कर रहा है, तो 3 लिख देते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल बराबर ही मिलता है। तो 210 तो टोटल ऐसा ही मिला है, तो बताओ प्रत्येक साल कितना कितना मिला होगा, 70-70 मिला होगा, हर साल बराबर मिलता है। ऐसा ही कितना है अपने पास, 210 है। और पहली साल में जितना एसआई होता है उतना ही सीआई होता है, तो सीआई भी पहली साल कितना रहा होगा, 70 रहा होगा। टोटल सीआई कितना है, 147 है। अब यहां पर मैं क्या रखूं जिसमें 70 जोड़ने पर 147 आ जाए, तो 77 रखना पड़ेगा। अच्छा, 70 से 77 कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, कितने के ऊपर, 70 के ऊपर परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा जी, 10% आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ये हर टाइप के सवाल मैंने करवा रखे हैं आपको, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ये क्वेश्चन आपके जहन में बैठ जाए, क्योंकि पेपर आपका इसी पैटर्न का आता है। चाहे आप पुराने पेपर उठाकर देख लेना, जो पुराने पेपर सोल्व कर लेगा ना, वो 15 में से 15 क्वेश्चंस को भी लिटा देगा। इस बात को नोट करके रख सकते हो चाहे तो आप। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो, 11 परिणामों का 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 का औसत 49 तथा अंतिम 6 का औसत 53 हो, तो छठा परिणाम बताओ। देखो यहाँ पर 11 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने 6 और 6 को जोड़ा, 12 आ गया, यानी कि इस 11 से एक ज्यादा आ गया। यानी कि कौन सा केस है, ये तो वैसा केस है ना जहां पर एक नंबर यहाँ पर बीच में जेल में बैठा रहता है, उस टाइप का केस हो गया। तो इस नंबर को अपने को निकालना है, तो मैंने डायरेक्ट आपको क्या तरीका बताया था, देखो क्या बताया था मैंने, एक बार वापस से मैं बताता हूँ। 11 का औसत कितना है, 50 है, जिसमें प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है, अंतिम 6 का औसत कितना है जी, 53 है। तो जब भी इस प्रकार का केस आपके सामने आए, तो आपको क्या करना होता है कि एवरेज 50 तो होगा ही होगा, जो चीज यहाँ पर लिखी है उसकी बात कर रहा हूँ, इतना तो एवरेज होगा ही होगा, प्लस माइनस एरर और करना पड़ेगा अपने को। अब एरर की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी, तो निकालते हैं। 50 में से 49 कितना कम, एक कम, तो 6 के ऊपर 6 कम। 50 से 53 कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, तो 6 पर 18 ज्यादा। 18 और 6 के अंतर कितने का गैप है, 12 का गैप है, यानी कि एरर जो है वो प्लस की 12 है। तो 50 प्लस 12 करोगे कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। वैसे 3 से 4 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ इस सवाल को करने के, लगभग मैं आपको सभी सवालों के करने के 3 से 4 तरीके बता सकता हूँ। और आपकी चाहे ज्योमेट्री मेंसुरेशन, वहां पर तो मैं 5-5 6-6 तरीके बता सकता हूँ, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, ये देखो, एक व्यक्ति जब अपनी वास्तविक गति के 4/5 भाग से घर से गंतव्य स्थान को जाता है, तो वह 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसका वास्तविक समय क्या है, बताते हैं जी। एक तो है उसकी नॉर्मल स्पीड, एक उसकी नई स्पीड, इधर बात करेंगे स्पीड की, इधर बात करेंगे टाइम की। उसने कहा वह अपनी वास्तविक गति के 4/5 भाग से घर से गंतव्य स्थान को जाता है, यानी कि 5 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, यही तो बात है। अब यहाँ पर हो सकता है ना समझ में आया हो किसी के कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया। डायरेक्ट देखो मैंने ऐसे लिखा है, ये 1 था, वास्तविक गति के 4/5, वास्तविक गति 1 है, इसका 4/5, ये 5 इधर आएगा, तो इधर बताओ 5 होगा, और इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अब ये चीज थोड़ी लिखेंगे यार, अब मॉडल पेपर कर रहे हैं तो ये चीजें तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, 5 से 4। और जो स्पीड होती है जस्ट उसका रेसिप्रोकल टाइम होता है, तो स्पीड का रेशियो 5/4 है, तो टाइम का रेशियो 4 से 5 हो जाएगा। यानी टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट का टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन वो महाशय क्या बोल रहा है कि यार 1 यूनिट का टाइम ज्यादा नहीं लग रहा, वो तो 20 मिनट का टाइम ज्यादा ले रहा है, 20 मिनट विलंब हो रही है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 20 के बराबर। तो उसका वास्तविक समय क्या है, अरे वास्तविक समय तो ये 4 यूनिट वाला ही तो है, यानी कि उसने 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। 80 ही तो होगी, 80 मिनट होगी, क्योंकि यहाँ पर मिनट की बात कर रहा है।
80 मिनट को उसने घंटे की फॉर्मेट में पूछा है, तो 1 घंटा 20 मिनट होता है। इस 20 मिनट को घंटे में चेंज करोगे, 60 का भाग लगाओगे, 1 सही 1/3। ये आ गया जी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल के ऊपर, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी आप लोग। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो मैंने क्या बताया था कि आदमी के पास तो कोई लेंथ होती नहीं, तो आदमी चाहे किसी ट्रेन चाहे किसी पोल को क्रॉस करे या फिर किसी आदमी को क्रॉस करे या फिर किसी पेड़ को क्रॉस करे, ट्रेन हमेशा खुद को ही क्रॉस करती है इस केस के अंदर। लेकिन ट्रेन यदि किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म के पास लेंथ होती है, चाहे किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या किसी सुरंग को क्रॉस करे या किसी ब्रिज को क्रॉस करे, तो इस केस में ट्रेन खुद को क्रॉस करती है प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है या ब्रिज को क्रॉस करती है। तो यहां पर तो खड़े हुए आदमी को क्रॉस कर रही है, यानी ट्रेन खुद को क्रॉस कर रही है। मैं इनकी बात करूंगा, कितने सेकंड में क्रॉस करती है जी? 20 सेकंड में क्रॉस करती है, तथा 29 सेकंड में 135 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है। अब ट्रेन खुद को, यहां पर ट्रेन ही यूज कर लेता हूं जी, चाहे आदमी को क्रॉस करे या ट्रेन खुद को क्रॉस करे। ठीक है, तो ट्रेन खुद को और प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करती है जी? 29 सेकंड में क्रॉस करती है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो टी के अंदर में कितना जोड़ूं कि 29 आ जाए? तो मुझे 9 जोड़ना पड़ेगा, यानी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको 9 सेकंड लगे, केवल प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। उसने क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल बताओ। चाल बराबर कितना होता है जी? दूरी बट्टा समय। यहाँ पर क्या दूरी की जगह क्या काम में लेंगे? लेंथ काम में लेंगे। तो v बराबर लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है जी अपने पास? 135 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, तो 135। इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगता है? 9 सेकंड लगते हैं। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा? 9 एकम 9, 9 पंचे 45, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड। क्या आएगा? ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस सवाल को भी करने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अगले सवाल के ऊपर, अगला क्वेश्चन देखिए जी। ये देखो, इंपॉर्टेंट है, सिक्के वाले सवाल आपको दिखेंगे एग्जाम के अंदर। एक बक्से में 300 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों में है, एवं उनका अनुपात 2:4:8 है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। तो इस प्रकार के सवाल को करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? बेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ नोट, नोटों की संख्या, या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स भी हो सकता है, बराबर वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी नोट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो? 10 रुपए का नोट है, कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? उसके बीच में 10 लिखा है, तभी तो आप बता पाओगे कि 10 रुपए का नोट है। तो ये जो 10 लिखा रहता है, 50 लिखा रहता है, 100 लिखा रहता है, यही तो उस नोट की बेस वैल्यू है, उसका आधार मूल्य है ना? तो उस आधार मूल्य को जब उन नंबर ऑफ नोट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो टोटल मूल्य अपने पास आ जाते हैं। ठीक है, बस इस चीज को यहाँ पर यूज करेंगे। 1 रुपए की बात किया, 1 रुपीज। 50 पैसे को रुपीज में लिखेंगे तो 1/2 रुपीज। 25 पैसे को रुपीज में लिखोगे तो 1/4 रुपीज। इनकी संख्या दे रखी है, बेस वैल्यू लिख दी मैंने। बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ नोट या नंबर ऑफ कॉइन से, तो अपने पास टोटल वैल्यू आएगी। तो अनुपात दे रखा है संख्याओं का, 2:4:8। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अपने पास वैल्यू आएगी। ये तो थी अपने पास बेस वैल्यू, ये अपने पास नंबर ऑफ कॉइन्स। एग्जाम में इतना मत लिखना भाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इन दोनों को, तो अपने पास क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी। करो मल्टीप्लाई, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। इन तीनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 6 आ गया। अब अपने अकॉर्डिंग तो टोटल कितने रुपए हैं? 6 यूनिट रुपए हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितने हैं जी? 300 है, यानी इस 6 की वैल्यू इस 300 के बराबर। पूछा क्या है? 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या तो 8 है ना, तो 8 की वैल्यू पूछी है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सोल्व करो, कितना आता है? कितना आया? 400।
यानी कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 400 है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा इन सवालों को करने का, और इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है, ऐसा समझ लो। चले अगले सवाल के ऊपर। ये देखो, ये एलिगेशन का सवाल, या फिर रेशियो का बोल दो, चाहे रेशियो के साथ भी पूछ सकता है। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। मिश्र धातु सी में सोने का तांबे से क्या अनुपात होगा? दो मिश्र धातुएं हैं, एक तो है ए, एक है बी। मिश्र धातु ए को बनाया सोने से और तांबे से, अनुपात कितना है? 5:3 है। दूसरे को भी सोने से और तांबे से बनाया, क्या अनुपात है? 5:11। दो मिश्र धातुएं हैं, सोने और तांबे से मिलकर के बनी है। अब उसने क्या कहा? इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर, दोनों धातुओं की समान मात्राओं को लेना है, ए की समान मात्रा को, यानी कि ए की और बी की मात्रा समान होनी चाहिए। फिर ए और बी को मिक्स करके हमने तीसरी मिश्र धातु सी बनाई है। उस तीसरी मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का क्या अनुपात होगा, वो अपने को बताना है। तो पहले बराबर अमाउंट तो लो इनकी। बराबर अमाउंट है क्या? देखो यहाँ पर 11 और 5 16, यहाँ पर 5 और 3 8 बराबर नहीं है, 8 को 16 बना लो। तो 8 को 16 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई इधर, 2 से मल्टीप्लाई इधर। तो ये अपने पास कितना आया? 10। ये कितना आया? 6। तो 10 तो है सोना और 6 है तांबा ए मिश्र धातु के अंदर। बी मिश्र धातु में 5 है सोना और 11 है तांबा। अब दोनों को मिक्स कर दिया और एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई। तो जो तीसरी मिश्र धातु सी हमने बनाई है उसमें सोना और तांबा कितना होगा? भाई सोना तो 10 और 5 15, तांबा कितना होगा? 6 और 11, 11 और 6 17। ये होगा जी अनुपात सोने का और तांबे का, 15:17, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गई चीज समझ में? चले अगले सवाल के ऊपर। ये सवाल देखो, ए 1/4 समय के लिए 1/4 पूंजी लाता है, बी पूरे समय के लिए शेष पूंजी लाता है, दोनों के बीच लाभ किस अनुपात में होगा? जब इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट आता है, तो वही चीज करेंगे बस। यहाँ पर बात करेंगे ए की, यहाँ पर बात करेंगे बी की, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर लेंगे, यहाँ पर टाइम की बात कर लेंगे। तो ए जो है वो 1/4 समय के लिए 1/4 पूंजी लाता है, बी पूरे समय के लिए, पूरे समय का मतलब क्या हुआ? पूरा 100%। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में डील कर रहे हैं तो परसेंटेज तो लिख नहीं सकते। तो 100% फ्रैक्शन में किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 के, तो मैंने 1 यूज किया है, 100% मत यूज कर लेना, वो परसेंटेज में लेते तब यूज करते। बी पूरे समय के लिए शेष पूंजी लाता है, ए 1/4 पूंजी लाया, तो पीछे कितनी बच गई? 3/4, वो 3/4 बी लेकर के आ गया। प्रॉफिट का रेशियो पूछा है ना, तो आई को जब टी से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट आएगा, तो 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/16 आ गया। 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3/4 आ गया। कटने वाली चीजें काट दो, 4 चौक 16, यानी कि अनुपात कितना आ गया? 1:12। ये आएगा आंसर आपका प्रॉफिट का रेशियो। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखो जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने स्टार्टिंग से इस चैनल से क्लासेस देखी हैं, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपके 15 में से 15 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, यदि आपने ईमानदारी और मेहनत से काम किया है तो। इस क्वेश्चन को देखो, यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दर में अंतर 16 रुपए का है तो मूलधन का पता लगाओ। तो मैंने कहा था कि इस प्रकार के सवालों में कोई ट्रिक यूज मत करो। 2 साल के लिए पूछ ले या 3 साल के लिए पूछ ले, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता भी रखा है कि 2 साल के लिए क्या होता है? डी टू क्या है? एसआई और सीआई में अंतर 2 साल के लिए, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। अच्छा, 3 साल के लिए पूछता तब क्या यूज करते? PR² अपॉन 100² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100, ये यूज कर लेते। ठीक है, चलिए जी।
अब एग्जाम में फॉर्मूला लिख करके मत करना, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना, जैसे अभी करेंगे देखना। एसआई और सीआई में अंतर कितना है 16, तो D2 की वैल्यू 16 हो गई। पी पूछा है, मूलधन पूछा है, पी इंटू 5%, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 100 इंटू 100। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं कि फॉर्मूले से ज्यादा फास्ट होता है बजाय ट्रिक के। इफेक्टिव रेट माइनस करोगे उसके बाद करोगे, अरे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। 25 चौके 100, 16 चौके 64, 6400 आएगा जी आपका मूलधन। ये रहा ऑप्शन नंबर सेकेंड। कितना फास्ट आ गया देखो। चले अगले सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तथा इसका लघुत्तम समापवर्तक 3600 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तीन संख्याओं का अनुपात दिया है, यानी कि तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो है 4x, एक है 5x, एक है 6x। अपने को लघुत्तम समापवर्तक दिया है, तो 6x, 5x, 4x का एलसीएम निकालो। निकालते हैं एलसीएम। मैंने यहाँ से 6 उठाया, लेकिन 5 तो अभी तो मैंने नहीं उठाया है, तो अब 5 उठा लो। अब मैं 4 उठाऊंगा तो 4 का केवल 2 ही उठाऊंगा, क्योंकि 1 2 तो मैं 6 में उठा चुका हूं, तो एक बार 2 और उठा लो और x को उठा लो। बराबर कितने के 3600 के। एलसीएम निकाल दिया भाई मैंने। ऐसे डायरेक्ट एलसीएम निकालना है, कटने वाली चीजें काट दो। 5 दूनी 10, इस जीरो को ले बैठे, ये कितना आ जाएगा फिर 36 या 60 आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। क्या पूछा है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो पहली संख्या के अंदर x की वैल्यू रखो तो 4 इंटू 60, दूसरी संख्या 5 इंटू 60, तीसरी संख्या 6 इंटू 60। पूछा क्या है महत्तम समापवर्तक, तो बताओ इसका 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 और एचसीएफ क्या होगा। अरे 60 होगा। 60 ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इसको इसको और इसको डिवाइड कर रहा है, देखो कॉमन बैठा है ना यहाँ पर, तो 60 ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के सवाल आपको आपकी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। सारे सवाल मैं उम्मीद करूंगा कि समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, तो वहां से क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। और जितने भी मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सारे के सारे मॉडल पेपर के एक एक क्वेश्चन को समझ के ढंग से सोल्व करिएगा। और जितनी मैंने पिछली क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई है टॉपिक वाइज, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, उनको भी सोल्व करिएगा। ठीक है, कम से कम भी 4 से 5 बार आपको इन पीडीएफ को सोल्व करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अपना टारगेट है 15 में से 15 नंबर मैथ के अंदर अचीव करना। एक भी नंबर अपना वहां से गलत नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। क्लास पसंद आती है तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन तरीके से कार्य करने के लिए। हम दोस्तों मिलेंगे आपसे कल इसी समय के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद प्यारे दोस्तों।